हेलो स्टूडेंट्स, यूनिट थर्ड सोशियोलॉजी मेन सब्जेक्ट नेट जीआरएफ का आपका नया टॉपिक है पर्सनहुड, व्यक्तिपन। आप देखोगे जैसे हम सोशियोलॉजी पढ़ते हैं तो कुछ ट्रेडिशनल टॉपिक आपके होते हैं, कुछ आपके नए टॉपिक होते हैं। ये आपका टॉपिक नया है और इसमें जो लेटेस्ट में आपका सिलेबस रिवाइज हुआ था नेट जीआरएफ की परीक्षा के लिए, तो उसमें इसे इंक्लूड किया गया है। पर्सनहुड हमारी पर्सनालिटी के बारे में जो एक एक्सपेक्टेशंस होती हैं सोसाइटी में, उसके कैरेक्टर्स को इंक्लूड किया गया है। थोड़ा जब डिस्क्रिप्शन करेंगे तो आपको पर्सनहुड के बारे में एक माइंड मेकअप आपका हो जाएगा। व्यक्तिपन, पर्सनहुड किसी जीव की व्यक्ति होने का दर्जा प्राप्त होने की स्थिति को कहते हैं। देखोगे जब हम बात करते हैं तो दो तरीके से करते हैं, एक बायोलॉजिकल और एक हमारा ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच। तो ये ह्यूमैनिटी को हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है कि किसी व्यक्ति के पर्सनहुड का मतलब ये है कि किसी व्यक्ति के होने का दर्जा प्राप्त होने की स्थिति को पर्सनहुड बोला है। इसकी परिभाषा फिलोसफिकल और कानूनी में बहुत ही विवादास्पद रही है। मतलब कि पर्सनहुड में हम ह्यूमैनिटी, कल्चर, ये सारे हमारी जो विशेषताएं हैं ये मिलकर के किसी भी व्यक्ति का पर्सनहुड तैयार करती हैं। तो ह्यूमैनिटी को यहाँ पे पर्सनहुड के नाम से आप इंक्लूड कर सकते हो। बट इसका क्लियर कट जो कंसेप्शन है उसमें आपका लीगली और फिलोसफिकल दोनों में डिस्प्यूट रहा है। और न्याय व राजनीति में नागरिकता न्याय की दृष्टि से हर मानव को समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों से संबंधित रही है। तो पर्सनहुड की विशेषताएं आपकी अलग हैं। बल्कि पॉलिटिकल वे में देखें तो पर्सनहुड इज नॉट नेसेसरी फॉर द पॉलिटिशियन। अब आप देखोगे ना, कहीं कहीं आप देखोगे पॉलिटिकल ग्रोथ के लिए किसी व्यक्ति के व्यक्तिपन होने के ज़्यादा प्रोफेशनल पॉलिटिशियन होना कंपलसरी है। तो आप देखोगे अलग अलग साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पर्सनहुड के बारे में क्लियरिटी नहीं मिलती है और कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी देखने को मिलती है। चलते हैं बेटा आगे। इसमें व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के अंतर्गत किसी भी एक सामाजिक इकाई से संबंधित सभी पक्षों का सूक्ष्म और गहन अध्ययन किया जाता है। यहाँ केस स्टडी मेथड का जिक्र किया गया है और ये थोड़ा यहाँ पे अलग डिस्क्रिप्शन दे दिया है आपका व्यक्तिगत अध्ययन। ठीक है, व्यक्तिपन से शुरू करते हैं। यहाँ व्यक्तिगत अध्ययन, इसमें एक व्यक्ति के बारे में संपूर्ण सूचनाएं एकत्रित की जाती है। केस स्टडी मेथड जो है उसका यहाँ पे जिक्र किया है। केस स्टडी मेथड क्या होता है, ठीक है, इसे आपका जो रिसर्च वाली यूनिट है या किसी और उसमें हम इंक्लूड करेंगे। व्यक्तिगत अध्ययन का जब हम स्टडी करते हैं तो वो किसी पर्सन की हैबिट्स क्या हैं, तो वो केस स्टडी में इंक्लूड होगा आपका यहाँ। और इसलिए केस स्टडी को यहाँ एक्सप्लेन हमने करने का प्रयास किया है। किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत अध्ययन, इसमें एक व्यक्ति के बारे में संपूर्ण सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं। जब ये संपूर्ण सूचनाएं हमारे पास होंगी तभी हम किसी पर्सनहुड के बारे में, उसकी पर्सन की क्वालिटी के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। यहाँ आपके दो चीजें इंक्लूड की गई हैं, एक तो केस स्टडी मेथड को यहाँ एक्सप्लेन किया गया है, दूसरा पर्सनहुड को किस तरीके से हम जान पाएंगे उन चीजों को इंक्लूड किया गया है। इसमें संबंधित व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण संबंधी, अब ये पर्सनालिटी के जो ट्रेट है हमारे, यही हमारा पर्सनहुड है, यही व्यक्तिपन है। यहाँ पे हमने क्वालिटेटिव तौर पे ये जानने की कोशिश की है कि एज ए ह्यूमन उसमें कौन कौन से कैरेक्टर ऐसे हैं जो उसे ह्यूमन बनाते हैं, मानवता की तरफ जो लेकर के जाते हैं। सभी घटनाएं, पृष्ठभूमि और परिस्थितियों की जानकारी प्राप्त की जाती है। साथ ही साथ उसके परिवार, अन्य सदस्य और उसके पत्र, डायरी, संस्मरण, जीवन, इतिहास, लेख, आत्मकथा, पड़ोस, मित्र, मंदिर आदि की जानकारी एकत्रित की जाती है। ये जो कॉन्सेप्ट है केस स्टडी मेथड जनरली यूज टू स्टडी अबाउट पर्सनहुड। ये इंपॉर्टेंट है आपका कि केस स्टडी मेथड हम यूज करेंगे किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिपन होने के लिए। और व्यक्तिपन या पर्सनहुड कंसेप्शन किसी भी व्यक्ति की ह्यूमैनिटेरियन क्वालिटी को लेकर के है, उसकी पर्सनालिटी में क्या क्या ट्रेट है उन चीजों को लेकर के है। पर्सनहुड, हैबिट एंड एजेंसी। पर्सनहुड, हम एक इंसान के रूप में पर्सनहुड एक सामाजिक, भावुक, इंटरेक्टिव, इमोशनल होने की स्थिति का अध्ययन करते हैं। पर्सनहुड के अंतर्गत ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच का, अपनेपन का हम यहाँ पे
अध्ययन करते हैं। ठीक है बेटा, आपका ठीक है। पर्सनहुड एक ऐसे इंसान के रूप में क्या है? पर्सनहुड एक सामाजिक, भावुक, इंटरेक्टिव, इमोशनल होने की स्थिति है। ठीक है। इसके बाद यूज टू फर्स्ट टाइम इन जस्टिस ब्लैकमैन। इन पर्सनहुड का जिक्र, इस टर्मोलॉजी का जिक्र किसके द्वारा किया गया है? जस्टिस ब्लैकमैन। कौन से केस में? राय वर्सेस वेड, सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए। फर्स्ट टाइम ये टर्म आपकी यहाँ यूज की गई है पर्सनहुड के नाम से। पर्सनहुड बीइंग ए पर्सन। अब आप देखोगे कि आज सोसाइटी उस दौर से गुजर रही है जहां सोसाइटी में एकाकीपन देखने को मिलता है। एक फैमिली ऐसी नई एक चेंजिंग प्रोफाइल हो रहा है फैमिली का, जहां पे व्यक्ति भीड़ में भी तन्हा है और वो देखोगे अपनों के बीच में भी अकेला है। और इसका एक रिजल्ट आज एक एज ए सोशियोलॉजिस्ट मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि किस तरीके से हम अपनी फैमिली में भी लोनलीनेस फील करते हैं, अकेलापन फील करते हैं। तो ये किस चीज़ का रिजल्ट है? ये ह्यूमैनिटेरियन वैल्यू की कमी जो हमारी लाइफ में है उन चीज़ों का रिजल्ट है। प्लस जो आईसीटी ने आज सोशल स्ट्रक्चर क्रिएट की है उस चीज़ का भी रिजल्ट है। आज व्यक्ति मोबाइल में आपका वर्चुअल वर्ल्ड तक सीमित रह गया है और जो हमारे फिजिकल जो मित्र होते थे, मित्र मंडली जो होती थी, जहां हम गॉसिप करते थे, अपनी शेयर करते थे चीज़ें, उन चीज़ों की कमी देखने को मिलती है। तो पर्सनहुड में हम यहाँ इसलिए पढ़ने की बात करते हैं कि व्यक्ति में आज उन चीज़ों की कमी देखने को मिलती है, उन मूल्यों की कमी देखने को मिलती है जिस जो एक व्यक्ति को ह्यूमन बनाते हैं। ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच के तहत मानवता की जो कमी देखने को मिलती है वो हमारा यहाँ मूल्यों का क्राइसिस आज सोसाइटी में नजर आता है। पर्सनहुड बीइंग ए पर्सन। पीटर सिंगर, a key to personhood in sentence ability to tend the pleasure and pain। यहाँ पे आप देखोगे एबिलिटी टू टेंड द प्लेजर एंड पेन, ये पीटर सिंगर के अकॉर्डिंग की है किसकी? पर्सनहुड की। ये इन्होंने बताया है कि क्या है? पी की ऑफ प्लेजर एंड पेन इन्होंने बताया है इसे। ह्यूमन बायोलॉजिकल टर्म है, होमोसेपियंस है। ये टर्मोलॉजी आपकी किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिपन से रिलेटेड है, क्वालिटेटिव स्टडी हो जाएगी। केस स्टडी का जिक्र इसलिए यहाँ पे किया गया है। ह्यूमन प्लस लॉट्स ऑफ थिंग इक्वल टू पर्सन, मोरल टर्म है आपकी ये पर्सनहुड, इसी से रिलेटेड है आपकी टर्म पर्सनहुड। ठीक है। मोरल पर्सनहुड, पर्सनहुड हु हैव मोरल एजेंट, ऑर्डरली ह्यूमन काइंड, दयालु जैसे गुण मोरल पर्सन में इंक्लूड होते हैं तो मोरल पर्सनहुड कहलाते हैं। अब आप देखोगे पर्सनहुड में वो सभी चीजें जो काइंडनेस, ह्यूमैनिटी, दूसरे को समझने की बात, दूसरे के दुख दर्द को शेयर करने की बात अगर हम करते हैं तो ये पर्सनहुड की क्वालिटी आपकी होती है। मेटाफिजिकल पर्सनहुड में यहाँ पे रेशनलिटी, कॉन्शियसनेस, सेल्फ अवेयरनेस, यूज ऑफ लैंग्वेज, एबिलिटी टू इंटीमेट एक्शन, मोरल एजेंट एंड इंटेलिजेंस, ये आपकी मेटाफिजिकल पर्सनहुड है। मोरल पर्सनहुड अलग है आपका और मेटाफिजिकल पर्सनहुड अलग दिया है यहाँ पे। ठीक है बेटा, चलते हैं आगे। ग्रेडियंट थ्योरी ऑफ पर्सनहुड दिया है यहाँ पे। ड्यूरेशन ऑफ एज इंक्रीज द ग्रुप। अब आप देखोगे ये पैटर्न हमारा सोशलाइजेशन से रिलेटेड है, कल्चर से रिलेटेड है, एजुकेशनल प्रोसेस से रिलेटेड है। ये सभी चीजें हमारी पर्सनहुड के लिए जिम्मेदार हैं और पर्सनहुड का जो प्रोसेस है वो सोशलाइजेशन के थ्रू एनरिच होता है। और आज सोशलाइजेशन एजेंसी जिस तरीके से ह्यूमन की लाइफ में घट रही है तो पर्सनहुड का क्राइसिस देखने को मिलेगा। क्राइटेरिया ऑफ पर्सनहुड, कॉन्शियसनेस, रीजनिंग, सेल्फ मोटिवेटेड एक्टिविटी, कैपेसिटी टू कम्युनिकेट। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। ये आपके 3 टॉपिक इस वीडियो में आपको मिलेंगे, पर्सनहुड, हैबिट और एजेंसी। हैबिट और एजेंसी ऑलरेडी आपको दूसरे टॉपिक से रिलेटेड मिलेंगे। हैबिट पियरे बोर्ड्यू का कॉन्सेप्ट है। हैबिट किसी भी व्यक्ति के एक व्यवहार आचरण करने का वे ऑफ प्रोसेस है, उसी को ही हम हैबिट कहते हैं। कोई भी व्यक्ति, अब आप देखोगे ना कि जब आपने वॉकवेज पढ़ा है, इसकी बुक है समनर की बुक है आपकी, 1906 की बुक है। यहाँ आइडिया और इसके बाद हैबिट जिक्र किया है। जब कोई आइडिया रिपीटेड होता है तो वो
आइडिया, एक्ट, और जब ये एक्ट रिपीट होगा तो ये हैबिट बन जाता है। यहाँ पे आपका फोकवेज, आपका इवोल्यूशन ऑफ क्या था, इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन किस तरीके से बनते हैं, तो यहाँ पे आइडिया, एक्ट और हैबिट का हम जिक्र कर सकते हैं। हैबिट क्या है, रिपीटेड एक्ट है जो आपका ह्यूमन में क्या हो गया है, परमानेंट हो गया है। ये आपका एक्ट है। हैबिट की बात करते हैं, आदत, समूह, संस्कृति और व्यक्तिगत इतिहास को शरीर और मन के आकार देने के तरीका का प्रतिनिधित्व करती है। परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति के सामाजिक कार्यों को आकार देती है। हैबिट के अकॉर्डिंग हमारे सोशल वर्क डिटरमाइन होते हैं, और हैबिट का डिस्कशन हमने पियरे बोर्ड्यू में ऑलरेडी किया हुआ है। पियरे बोर्ड्यू का सुझाव था कि अभ्यस्त मतलब कि दोनों हैबिट होते हैं। हैबिट का जिक्र हम करते हैं तो पियरे बोर्ड्यू का कॉन्सेप्ट, जो ऑलरेडी मैंने आपको एक वीडियो रिकॉर्ड कर रखी है, आपका यूनिट 1 में पियरे बोर्ड्यू का पूरा कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। वहाँ हैबिट किस तरीके से आपकी बनती हैं, कोई भी सोशल स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग जो है। अब आप देखोगे बेटा हैबिट कैसे बनती हैं। हैबिट बनने का सबसे ज्यादा प्रोसीजर हमारा सोशल स्ट्रक्चर पे डिटरमाइन होता है। ये व्यक्ति है, व्यक्ति किस समय, स्थान और परिवेश में है, ये उसकी हैबिट निर्धारित करेंगे। और हैबिट किसी व्यक्ति की विचार करने का तरीका, विचार करने, सोचने के तरीके को फोकस करता है, फोकस करता है। ठीक है बेटा, ये हैबिट है आपका, और हैबिट को डिटेल पढ़ने के लिए आपको पियरे बोर्ड्यू को पढ़ना है। हैबिट से ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपके आते नहीं है, हैबिट का जिक्र आता है, पियरे बोर्ड्यू को आप लगाओगे। ठीक है बेटा, इसमें हैबिट संबंधी विभिन्न समाजशास्त्रियों की अवधारणा दी है। इसकी अवधारणा अत्यंत प्रभावशाली है, परंतु इन्होंने अपने कथित नियतिवाद के लिए आलोचना को भी जन्म दिया है, क्योंकि बोर्ड्यू ने सामाजिक अभिनेता की तुलना ऑटोमेटा से की है। अरस्तु क्या कहते हैं, अभ्यस्त आदतों की अवधारणा को सर्वप्रथम प्रयोग अरस्तु ने किया है। बाद में मार्शल मॉस और मॉरिस मेलेउ पोएंटी ने समकालीन अवधारणा को प्रस्तुत किया है। मार्शल मॉस ने आदत को संस्कृति के उन पहलुओं के रूप में परिभाषित किया है जो व्यक्तियों के समूह, समाज और राष्ट्रों के शरीर में दैनिक प्रथाओं को लंगर डालते हुए हैं। अब आप देखोगे कोई भी हैबिट है, इसका निर्माण इससे सोसाइटी, कल्चर एंड टाइम, पैलेस आदि से संबंधित होता है, संबंधित होता है। तो आप देखोगे ये हैबिट्स की बात की गई है, और सबसे ज्यादा वर्क आपका पियरे बोर्ड्यू का है। बोर्ड्यू ने अपनी पुस्तक, कौन सी पुस्तक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। बोर्ड्यू ने आपका जो हैबिट्स का जिक्र किया गया है वो कौन सी पुस्तक के अंतर्गत किया है, तो आप देखोगे रिप्रोडक्शन इन एजुकेशन में हैबिट्स की अवधारणाओं को प्रस्तुत किया है। इसे परिभाषित करते हुए कहते हैं कि हैबिट्स का संबंध जीवन पद्धति से है। क्या है, वे ऑफ लाइफ इज हैबिट। जीवन पद्धति हमारी हैबिट्स बनाती है। ठीक है, इसके अंतर्गत किसी भी विशिष्ट सामाजिक समूह के मूल्य और आकांक्षाएं आती हैं, जो मैंने अभी आपको जिक्र किया है। हैबिट के निर्धारण में कल्चर, सोशलाइजेशन पैटर्न और उस टाइम की क्या स्थितियां हैं वो आपकी निर्धारित करती है। उदाहरण स्वरूप एक गुजराती का उद्यम करना उनका अनुभव होता है, वे दुनिया के किसी भी भाग में पहुंचकर ये नहीं भूलते कि किस तरीके से उनका व्यवसाय करना है उन्हें, ये उनकी हैबिट के अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त बोर्ड्यू ने सांस्कृतिक पुनरुत्पादन की बात की है, कल्चरल रिप्रोडक्शन की बात की है। ठीक है, कल्चरल रिप्रोडक्शन के सिद्धांत में भी इन्होंने हैबिट्स की भूमिका को बताया है। हैबिट, पियरे बोर्ड्यू, आदतें अपने वर्ग की संस्कृति के अनुसार होंगी। आदत कोई परमानेंट बिहेवियर, जब हमारा रिपीटेड बिहेवियर है वो कुछ दिनों बाद हमारा परमानेंट बिहेवियर हो जाता है, और ये किसी भी समूह की संस्कृति के द्वारा निर्धारित होता है। हैबिट्स ज़्यादातर आप देखोगे जो हमारा
सराउंडिंग हैं, जो हमारे साथी लोग हैं, वो हमारे हैबिट्स को निर्धारण करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसीलिए आप देखोगे कि जो आपका साथी समूह है वो किस तरीके का सर्किल है आपका, वो आपके हैबिट्स को निर्धारित करता है। ठीक है बेटा, चलते हैं इसमें आगे। थर्ड इसका पॉइंट आपका एजेंसी को लेकर के है। जब आपने एंथनी गिडिंस पढ़ा है बेटा, तो एंथनी गिडिंस स्ट्रक्चरेशन थ्योरी देते हैं और वहां पे वो एजेंसी का जिक्र करते हैं। एजेंसी क्या होती है आपकी? विच अप्रूव्ड टू डू सम वर्क इन सोसाइटी known as एजेंसी। सिंपल उदाहरण मैं आपको देता हूं, आपकी ट्रेवल एजेंसी है। ट्रेवल एजेंसी लीगली ऑथराइज्ड है आपके लिए गाड़ी भेजने के लिए। अगर आप देखोगे कि आपने ट्रेवल एजेंसी से गाड़ी बुक की है और फ्यूचर में अगर या कभी आपके साथ कोई प्रॉब्लम होती है, तो ये एजेंसी लीगली रेस्पॉन्सिबल होगी कि आप इसे ब्लेम कर सकते हैं और ये उसकी जिम्मेदारी लेगी, क्योंकि ये लीगली अप्रूव्ड है टू डू द वर्क, इसमें ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में। तो एजेंसी वो एक इंस्टीट्यूशन है जो किसी कार्य करने के लिए अप्रूव्ड होता है सोसाइटी के द्वारा। इसका एक्सप्लेनेशन स्ट्रक्चरेशन थ्योरी में एंथनी गिडिंस के द्वारा किया गया है। तो एजेंसी हमारी मिलकर के क्या बनाती हैं? सोशल स्ट्रक्चर बनाती हैं, और इन एजेंसी के थ्रू कार्य होता है और ये उन कार्य को करने के लिए अप्रूव्ड होती हैं। सपोज दैट रिप्रोडक्शन ऑफ चाइल्ड आफ्टर मैरिज, मैरिज जो है वो एक एजेंसी बन गया किसके लिए? रिप्रोडक्शन ऑफ चाइल्ड के लिए। और अगर आप देखोगे ये ही एक्ट अगर बिफोर मैरिज होता है तो दिस इज नॉट ए अप्रूव्ड एक्शन। या कोई अगर देखोगे कोई बच्चा अगर हुआ है और वो शादी से पहले हुआ है तो सोसाइटी के द्वारा अप्रूव नहीं होगा। तो एजेंसी क्या होती है? विच इज अप्रूव्ड, ये अप्रूवल होता है सोसाइटी का इनके लिए कि इस पर्टिकुलर क्षेत्र में ये कार्य करेंगी, तो ये एजेंसी होती है आपकी। चलो बेटा यहाँ बताते हैं। समाजशास्त्र में व्यक्तियों की स्वतंत्र पसंद बनने की क्षमता और स्वतंत्र रूप में कार्य करने की को एजेंसी कहते हैं। इसके विपरीत संरचना प्रभाव के ऐसे कारक जो सामाजिक वर्ग, धर्म, लिंग, जातीय रीति रिवाज और क्षमता आदि एक एजेंट के रूप में और उनके निर्णयों को निर्धारित या सीमित करते हैं। तो जो मैंने आपको इजीली समझाया है वो कॉन्सेप्ट आपको रखना है एजेंसी के बारे में, और वो आपका गिडिंस के द्वारा दिया गया है। एजेंसी की पृष्ठभूमि, एजेंसी की अवधारणा प्रबुद्धता के बाद अस्तित्व में आई है। कोगिटो एवं योग ने कहा है कि जो कोई भी सोच सकता है वह एक एजेंट है। इमानुएल कांत ने इस सिद्धांत पर विस्तार पूर्वक कहा है कि वास्तव में आत्म जागरूकता बनने का एकमात्र उपाय बाहरी दुनिया के साथ जुड़ना है। एजेंट ग्राहक करता है, एजेंट का यहाँ करता की, और एजेंसी आपकी जो मैंने आपको जिक्र किया उन चीजों के बारे में है। एजेंसी का हम जिक्र करते हैं विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द टू डू द वर्क इन पर्टिकुलर सोसाइटी। ठीक है बेटा, चलते हैं आगे। आपका मार्टिन हैक्सन द्वारा एजेंसी का वर्गीकरण, एजेंसी का वर्गीकरण 3 प्रकार की एजेंसी का वर्गीकरण यहाँ पे दिया है इन्होंने। व्यक्तिगत, जब कोई व्यक्ति अपनी तरफ से कार्य करता है तो ऐसी कार्य प्रविधि व्यक्ति की व्यक्तिगत एजेंसी होती है। दूसरा प्रॉक्सी, जब कोई व्यक्ति किसी नियोक्ता की तरफ से कार्य करता है तो वो प्रॉक्सी एजेंसी है। और तीसरा आपका सामूहिक, सामूहिक एजेंसी तब होती है जब लोग एक साथ कार्य करते हैं, जैसे सामाजिक आंदोलन, ये आपकी सामूहिक एजेंसी है। हुसन मानव के 3 गुणों की पहचान बताते हैं जो एजेंसी को जन्म देती हैं। जानबूझकर, शक्ति और तर्कसंगतता। आप देखोगे एजेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंकर हैं आपके एंथनी गिडिंस। एजेंसी की भावना, विचारकों, भावनाएं क्या होती है? केवल उन कारकों का अनुभव करना शुरू किया है जो किसी व्यक्ति में एक अनुभव करने के कारण बनते हैं, जैसे कि वे नियंत्रण में हैं, विशेष रूप से शारीरिक कार्रवाई के नियंत्रण में। एजेंसी रिचर्ड टेलर एक ट्रू ह्यूमन बीइंग के एक्शन में होते हैं। ठीक है, एजेंसी को रिचर्ड टेलर कैसे कहते हैं कि एक ट्रू ह्यूमन बीइंग के एक्शन में होते हैं। तो एजेंसी है, व्यक्ति एजेंट है और वह अपने तरीके से क्रिया करता है। ठीक है, डिटेल कॉन्सेप्ट
को क्लियर करने के लिए आपको एंथनी गिडिंस को पढ़ना होगा। स्ट्रक्चरेशन थ्योरी दी गई है, वहीं पे एंथनी गिडिंस ने एजेंसी का जिक्र किया है। एंथनी गिडिंस ऑल्सो डिस्कस अबाउट द टॉपिक, और ये टॉपिक से क्वेश्चन जो बनता है वो एंथनी गिडिंस से बनता है। तो आपको डिटेल डिस्कस के लिए एंथनी गिडिंस को डिस्कस करना है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट थे आपके पर्सनहुड, हैबिट और एजेंसी के बारे में। ठीक है बेटा, ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक तो नहीं है, बट कभी कभी इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट फोकस इस पे नहीं करना है नेट जीआरएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो आगे आने वाले टॉपिक हैं आपके सोशल चेंज, मोबिलिटी, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, बहुत अच्छे तरीके से उन पर फोकस करना है। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।